कैसे आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर मेनली हम लोगों ने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अराइल हैलाइड आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देते। इसके पीछे रीजन बताया था, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया था मैंने, पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बताया था। देन हम लोग शिफ्ट हुए थे SN1 पे। SN1 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि ये रिएक्शन आपकी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल में होती है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में वाटर अल्कोहल सॉल्वेंट में हैलाइड निकलता है, हैलोजन निकलता है, तो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो याद है कार्बोकैटायन के बनते ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देन उसके बाद क्या करता था, जो आपका सॉल्वेंट है वाटर या अल्कोहल, ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करते थे और सब्स्टिट्यूशन होता था। RDS क्या होता था हमारा? हैलोजन का निकलना ही RDS होता था, इसलिए ये SN1 कहलाती है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 यूनिमोलिकुलर या SN1 रिएक्शन, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? SN2 रिएक्शन। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इसका ऑर्डर 2 होगा, इसको बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलते हैं। अब इसका ऑर्डर 2 क्यों होता है, ये हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा इसका ऑर्डर 2 क्यों होता है, ठीक है। देखो होता क्या है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है। यहाँ पे लीविंग ग्रुप के निकलने का इंतजार नहीं किया जाता है, इसको जबरदस्ती धक्का मार के निकाला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और आपके लीविंग ग्रुप को निकाल देगा, ठीक है। कैसे सॉल्वेंट? पोलर ए प्रोटिक, यहाँ पे याद रखना, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, SN2 में क्या है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या बनेगा आपका? RNU और X- निकल जाएगा आपका लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म होती कैसे? देखिए, ये जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा होता है, ये बैक साइड से अटैक करता है, तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आपका एल्कोहलिक एक्वस KOH आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से अटैक करेगा इस पर, ये RDS आपकी, देखिए ये OH अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, ये बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो आप देख के बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी दिख रही है आपको? ये एग्जैक्टली ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी प्लेनर होती है बेटा। कैसी होती? प्लेनर। तो इस कार्बन का ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है? जब 3 बॉन्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखेंगे SN2 की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? KCl आपका निकल जाता है और ये बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। पहले जो आपका ये क्लोरीन था, ये जो क्लोरीन था आपका, ये वेज पोजीशन पर था। नाउ जब OH आया तो ये आपका कहाँ पे आया है? डैश पोजीशन पे। इसने मतलब अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन में, इफ़ ये अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन में था तो ये अब ये S में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका R ही था या S था, वो आप लोग निकाल लीजिए, मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। अगर R होगा तो S में कन्वर्ट होगा, S होगा तो R में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन हो जाता है, ठीक है, इन्वर्जन। नाउ अब रेट यहाँ पे देखिए, जो आपकी RDS है, RDS किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? आपके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है? अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है बेटा। किस पे डिपेंड कर रही है? अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट है और अल्काइल हैलाइड भी, दोनों ही RDS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेट आपका किस पे डिपेंड करेगा? अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेट इक्वल टू K टाइम्स RX इंटू NU माइनस। तो दोनों की पावर कितनी है? 1 तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या कार्बोकैटायन बना है इस रिएक्शन में जैसा SN1 में बन रहा था? नहीं बना है। अगर कार्बोकैटायन नहीं बना है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, ये रिएक्शन आपकी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है। अब ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? पोलर भी और ए प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन रिलीज ना करे, DMSO। DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसा होता है, ठीक है।
DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ऐसा होता है। ईथर भी कैसा है आपका, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फाइन। नाउ अब रिएक्टिविटी देखें अगर SN2 की, तो रिएक्टिविटी पहले किस पे डिपेंड करेगी, आपकी हैलोजन पे। अगर डिफरेंट हैलोजन प्रेजेंट हैं तो पहले आपकी हैलोजन पे डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी। तो जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपकी आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ओके, तो RI सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन RBr, देन RCl, देन RF। ओके, अगर हैलोजन आपका सेम है तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अल्काइल ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगी, सबसे बड़ा फैक्टर बेटा, जो सबसे मेजर फैक्टर है इसका, हिंड्रेंस। अगर SN2 आप कराने जा रहे हो तो हिंड्रेंस देखो सबसे पहले। अगर आपका हैलोजन सेम है तो हिंड्रेंस देखना है। मैं ये हिंड्रेंस पे आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ते ही यही आपका जो आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तुरंत के तुरंत एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता। बहुत ही फाइन मार्जिन है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कब आपका एलिमिनेशन होगा, कब आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बहुत ही फाइन मार्जिन है, ध्यान देना, ठीक है, हिंड्रेंस का। ओके, नाउ सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, देन जो पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन पे, जिस कार्बन पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है उसका पार्शियल पॉजिटिव देखेंगे। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ऊपर बेटा, ठीक है, और कम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। तो हमें कैसा चाहिए, अगर किसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो दूसरा नेगेटिव अटैक करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका कार्बन का ऑर्डर देखें तो कैसा आएगा, देखिए सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, क्लोरोमेथाइल, ब्रोमोमेथाइल, आयोडोमेथाइल, फ्लोरोमेथाइल, ठीक है। देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? ओके। नाउ अब जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बताए मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो आपके SN2 फेवर करते हैं वो होते कौन कौन से, जो आपके इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। एक्वस KOH आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, RO- आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX क्या प्रोवाइड करता है, R-, ये भी कैसा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, CN-, एक ONO-, ये चार आपके कैसे हैं इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, दे विल फेवर SN2। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर एक्वस KOH डाला तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो ये बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी या SN2 होगी। याद करो, SN1 में हम सिर्फ वाटर डाल देते थे, वाटर डालने के बाद हैलोजन अपने आप निकलता था, कार्बोकैटायन बनता था, देन अपने आप को रीअरेंज करता था मोस्ट स्टेबल में। उसके बाद क्या निकलता था आपका, उसके बाद आपका वाटर अटैक करता था, क्या बनता था, एल्कोहल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्वस KOH है बेटा, एक्वस KOH क्या फेवर करता है, SN2, ठीक है। SN2 में क्या होगा आपका, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका OH। क्लियर है? यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जहाँ पे हेलोजन था वहीं पे दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। ओके, अब इसमें करवाओ रिएक्शन, क्या होगा, पहला आपका एक्वस KOH, ये क्या करवाएगा, SN2 में जहाँ से हेलोजन हटेगा वहीं पे दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ओके, दूसरी क्या है, SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा आपका, ये कार्बोकैटायन, देन रीअरेंजमेंट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर का अटैक होगा, H+ निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा आपका SN1 का प्रोडक्ट। क्लियर है? तो बहुत ही देख रहे हो कब SN1 करानी, कब SN2, बहुत ही ध्यान रखना आपको। और SN1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन और उसका रीअरेंजमेंट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा,
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है। अगर आपका SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तो ध्यान रखना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा pH, यहाँ पे आ जाएगा OH। ओके, कर लेंगे। नेक्स्ट, ये वाला आप लोग सोच के बताओ कैसे होगा। नेक्स्ट वाला कुछ नहीं करना है, वेज और डैश को चेंज कर देना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये डैश पे अगर हाइड्रोजन था तो आप CN लगा दो, और वेज पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN2। ये क्वेश्चन सोचो करने की। सारे ऑप्शंस में हेलोजन सेम है, तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, अल्काइल ग्रुप पे। अब अल्काइल ग्रुप में भी क्या ध्यान देना हमें, सबसे पहले हिंड्रेंस। देखो ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री कंपेयर करो, A और D कौन सा ज़्यादा हिंडर्ड है। दिख रहा होगा आपको D ज़्यादा हिंडर्ड है, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप कैसा है, पास में है। तो D हमारा पीछे आएगा, A आगे आएगा, A देन D, देन 2 डिग्री आएगा आपका हमारा B, देन C। कर लेंगे, सिंपल है ना। क्या लगाना फैक्टर आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस। जो हिंडर्ड ज़्यादा वहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हिंड्रेंस उसको मिलेगा, तो वो वो आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाएगा। अगर आप उसको हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा मिल गया ना तो एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में SN1 SN2 की दोनों की ऑर्डर निकालनी है। पहले SN1 का निकालते हैं। SN1 के लिए क्या देखना था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्या देखनी थी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमने देखा था, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे डिग्री का तो कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दे सभी जगह, तो ये ब्रोमीन निकल जाएगा बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो SN1 जल्दी देगा। A, ये B, ये C, ये D। देखो यहाँ पे क्या है, -M है, यहाँ पे क्या है +M है, ये +H, और यहाँ कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा बेटा, B वाला, देन C, देन D, लास्ट में आएगा A, क्योंकि -M लगा रहा है। -M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम। तो SN1 की रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम। ओके, अब SN2 का ऑर्डर देखते हैं। तो SN2 में क्या है, पार्शियल पॉजिटिव देखना है बेटा। क्या देखना है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव जितना ज़्यादा उतनी SN2 की रिएक्टिविटी कैसी, ज़्यादा, क्योंकि हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ डोमिनेटिंग नहीं है, सभी में बेंजीन रिंग है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव। जिसमें पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा उसमें SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बेटा कैसा होगा, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि +M लगा रहा है बेटा। ओके, तो SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा A आएगा, देन आपका D आएगा, देन कौन सा आएगा, C आएगा, देन आपका B आएगा, B सबसे लास्ट में आएगा। कर लेंगे। SN2 और SN1 में बिल्कुल याद रखना है, SN1 में फैक्टर डिसाइडिंग होता है आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। SN1 में पहला फैक्टर आपका हिंड्रेंस, दूसरा फैक्टर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करिए आप लोग, सोचिए कैसे होगा ये SN1 SN2 की रिएक्टिविटी। SN1 की रिएक्टिविटी कैसे लगाएंगे, सबका कार्बोकैटायन बनाओ और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो। इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा बेटा, इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा, इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन ये कार्बोकैटायन। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अराइल हैलाइड हमारे बहुत बहुत मुश्किल से हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, जैसे 623 केल्विन एंड 380 एम पे क्लोरोबेंजीन रिएक्शन देता है, आपका फिनॉल बनाता है, इसको दाउस प्रोसेस बोलते हैं। तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ये रिएक्शन देते हैं अराइल हैलाइड। क्यों,
क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल, कमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो बहुत सारे फैक्टर थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसलिए जो आपके अराइल हैलाइड है, ये क्या है आपका अराइल हैलाइड, जो अराइल हैलाइड हैं आपके, ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब डिसाइड करो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी SN1 के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, रेजो है, यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग बेटा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग करेंगे, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, रेजो, यहाँ पे नो रेजो। मैंने बताया था ना, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव या आपका फ्री रेडिकल आता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसका प्लेन डिफरेंट होता है। अगर आपको ये पता नहीं है, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो पीछे का लेक्चर देखिए पहले आप, ठीक है। नाउ अब बताइए यहाँ पे क्या है, +H 3 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, SN1 का अगर मैं ऑर्डर लगाऊँ बेटा, अगर SN1 का ऑर्डर लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, C, डेफिनेटली C दिखाई दे रहा है, ओके। अब बैक बॉन्डिंग के बाद कौन सा आएगा आपका, रेजोनेंस। रेजोनेंस आपका D में ज़्यादा है कि B में, D में ज़्यादा है, देन आपका B। अब बताओ A और E में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डेफिनेटली A, E आपका लीस्ट, ओके। ये हमारा SN1 का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे SN2 का ऑर्डर कैसे लगाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव, जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव वहाँ SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा, ओके, क्योंकि कार्बन की डिग्री ऑलमोस्ट सभी जगह सेम है। तो ये मैं अरेंज कर देता हूँ। ना पार्शियल पॉजिटिव देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव देखूँ सभी जगह, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे तो देखने की जरूरत है नहीं है, अराइल हैलाइड आपके ऑलरेडी सबसे पीछे आएंगे रिएक्टिविटी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन के ऊपर ये क्या लगा रहा है, +I, ये कार्बन क्या लगा रहा है बेटा, +I लगा रहा है, ओके। इस कार्बन के ऊपर ये हैलोजन -I लगा रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड भी -I लगा रहा है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर हैलोजन -I लगा रहा है, ये ऑक्सीजन भी -I लगा रहा है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर ये बेंजीन रिंग क्या लगा रही है, -I ग्रुप, -I इफेक्ट। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा -I किसका होगा, हैलोजन का -I सभी कार्बन में तो कॉमन है, सबसे ज़्यादा -I किसका होगा, ऑक्सीजन का बेटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा -I किसका होगा, -I जो है सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव भी बेटा सबसे ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है। उसके बाद बताओ किस में होगा, B में या D में। तो बेंजीन रिंग का मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था -I का, बेंजीन रिंग का -I कैसा होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बेटा थोड़ा सा, फिर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, देन ये तो लीस्ट होंगे डेफिनेटली, देन आपका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैसा होगा, सबसे कम, ओके। तो SN2 का ऑर्डर क्या आने वाला है आपका, पार्शियल पॉजिटिव पे डिपेंड करेगा SN2 का ऑर्डर। तो SN2 हम लोग कैसे निकालेंगे, SN2 में सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव किस में है, C में, देन आपका D में, देन आपका B में, देन आपका E में, लास्ट में आएगा E। अराइल हैलाइड तो आपके लीस्ट रिएक्टिव होंगे SN के लिए, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब ध्यान से देखो एक चीज़, आपके इस क्वेश्चन में SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम आ गया, तो कोई भी माइंड सेट ऐसा नहीं बनाना आपको कि SN1 का जो ऑर्डर होगा उसका अपोजिट SN2 का होगा, नहीं। आपको सारे फैक्टर्स कंपेयर करने हैं कि किस फैक्टर के बेसिस पे क्या ऑर्डर आएगा। SN1 के फैक्टर्स अलग हैं, आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, SN2 के फैक्टर आपके अलग हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पार्शियल पॉजिटिव, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपका इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसके ऊपर आपको डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले एक्वस KOH क्या करेगा, SN2, RO भी SN2, CH3 भी SN2, KCN NO2 सभी SN2 करेंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे बेटा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ईथर बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, ये CH3- आ जाएगा बेटा। तो ये CH3- आपका कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से,
यहाँ ये आयनिक कंपाउंड है बेटा, ध्यान रखना है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। KCN इज आयनिक कंपाउंड, KNO2 भी आयनिक कंपाउंड, और यही सिल्वर के साथ अगर होता है तो ये कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड। इसकी भी अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन। तो क्या होगा आपका CH3 CH2 CN। अब क्या होगा, ये कैसा होता है बेटा, देखो K+O- N डबल बॉन्ड O, ये ऐसा होता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2O क्लियर है, ठीक है, ये बनता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब देखो AgNO2 बेटा, ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो देखो होता क्या है, AgON डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन लास्ट में जो हमने देखा था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव फ्री था, इसने अटैक कर रहा था। यहाँ पे नाइट्रोजन का बेटा लोन पेयर अटैक करता है, क्या करता है, लोन पेयर, क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें एक्चुअली नाइट्रो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे AgNO2 आ जाए तभी नाइट्रो कंपाउंड बनता है, KNO2 आ जाए तो ONO बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अगर NaI एसीटोन में रिएक्शन करवा दे, NaI सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे एसीटोन सॉल्वेंट में करवा दे, तो बताओ क्या होगा, क्या बनेगा हमारा CH3 CH2I बेटा। ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है बेटा। एसीटोन आपका एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन को होने के लिए। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मुझे याद नहीं, ठीक है। ये आपकी क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ध्यान रखेंगे अल्काइल हैलाइड में भी कौन सा हैलाइड होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन, फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखना। अल्काइल फ्लोराइड हमारे फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड हमारे फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भी टाइम पे पेपर में पूछा गया था, ऑफकोर्स नॉट इन नीट, मेरे टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछा गया था, तो मैंने गलत किया था पहली बार में, ठीक है। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे जो फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो लिमिटेशंस हैं वो अल्काइल फ्लोराइड है, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी, अगर आपके हैवी मेटल हैलाइड, देखो आप बोलोगे इतने सारे सर कैसे याद रहेंगे, AgF Hg2F2 COF2 SbF2, इतने सारे याद नहीं रखने, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, हैवी मेटल फ्लोराइड। हैवी मेटल फ्लोराइड या डी ब्लॉक हैवी मेटल फ्लोराइड आपके जब अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड बनता है, क्या बनता है बेटा, अल्काइल फ्लोराइड। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं, यहाँ पे हैलोजन आपका Cl Br I तीनों हो सकता है, ठीक है। और ये आपकी कैसी है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, अल्काइल फ्लोराइड। ये क्या आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या है बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, हैवी मेटल फ्लोराइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैवी मेटल फ्लोराइड। तो वो आपके अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करके अल्काइल फ्लोराइड बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लोरो अल्केन्स रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। AgCN अगेन ये आपका कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड बेटा। तो नाइट्रोजन के साइड से रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, NC CH3 CH2 NC। अब याद करो आप लोग, मैंने लास्ट लेक्चर में SN1 के लेक्चर में आपको बताया था कार्बेल अमीन वाली बात। कार्बेल अमीन रिएक्शन में आपका जो आइसोसाइनाइड बनता है और एक आइसोसाइनाइड आपका यहाँ पे बनता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 2 बार ही आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, तो दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल आपको फिंगर टिप से होनी चाहिए। एक तो आपकी कार्बेल अमीन रिएक्शन जिसमें आइसोसाइनाइड बन रहा था, और दूसरी आपकी ये AgCN की रिएक्शन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड पे। याद रखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड 2 ही जगह बनता है। आइसोसाइनाइड कैसा होता है बेटा, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत बदबू मारता है, ओके। नाउ अब ये तो हो गया आपकी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। NCERT में पेज नंबर ऑलमोस्ट शायद 385 है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर दोगे, एनसीईआरटी का नहीं है या कुछ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, देखिए इसमें होता क्या है, अल्काइल हैलाइड पे हम इथेनॉल सॉल्वेंट में NH3 की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं? NH3 की, ठीक है। तो होता क्या है, NH3 के जो लोन पेयर होते हैं बेटा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NH3 के ऊपर CH2 जुड़ गया, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, जो क्या बन गया आपका? सॉल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। हीटिंग करते ही HCl निकल जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से, Cl यहाँ से, तो ये क्या बन गया आपका? अमीन, ठीक है। कैसी अमीन? प्राइमरी अमीन। ओके, सिमिलर रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में फिर से होती है। ये प्राइमरी अमीन से फिर से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा बेटा, ठीक है। तो अगेन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। हीट करेंगे HCl निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर देखो, फिर सेम रिएक्शन रिपीट होगी बेटा, फिर सेम रिएक्शन रिपीट होगी, आपका क्या बनेगा? C2H5 का होल थ्राइस N, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर से यही रिएक्शन रिपीट होगी, तो नेक्स्ट अगेन क्या बनेगा? फाइनली आपकी सॉल्ट पे जाके रुकेगी रिएक्शन बेटा, C2H5 का होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, ये आपका सॉल्ट पे जाके रिएक्शन रुकती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब इसको हीट करने पे HCl नहीं निकलेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन का, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। देखो बेटा, जो भी आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस होते, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, ये बहुत हद तक सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, किस टाइप का सॉल्वेंट आपने रिएक्शन में लिया है। ओके, जो आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, उनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है बेटा आपकी F-Cl-, Br-, देन लास्ट में I-। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी? सबसे ज़्यादा I-, देन Br, देन Cl, देन F-। अब देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको पोलर एप्रोटिक की अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो होता क्या है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है आपने, अगर पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है? जो H+ देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड एल्कोहल। ओके, देखो होता क्या है, जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये छोटे छोटे आयंस होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे आयंस। तो इनका नेगेटिव चार्ज जो है बहुत कंडेंस होता है। कंडेंस होगा तो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन को गैदर कर लेते हैं ये लोग। जैसे वाटर, अगर मान लो आपने मीडियम ले लिया है, वाटर मीडियम लिया है, और ये मान लो आपका क्या है? फ्लोरीन। ये क्या है? फ्लोरीन माइनस। तो इसका नेगेटिव चार्ज देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। लेट सपोज ये आयोडीन है बेटा, आयोडीन कैसा होगा? बड़ा होगा थोड़ा। ओके, ये आपका आयोडीन माइनस है, इसका चार्ज कैसा होगा? स्कैटर्ड होगा बेटा। ओके फाइन। अब देखो, जो आपके वाटर में अगर मीडियम है, तो यहाँ से H+ आएंगे, तो H+ क्या करेंगे बेटा? इसको घेर लेंगे बहुत तेज़ी से। H+ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग कर देंगे फ्लोरीन माइनस की। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज बेटा कंडेंस है। कैसा है? कंडेंस। नेगेटिव चार्ज आपका कंडेंस है, तो यहाँ पे H+ आपके बहुत ही ज़्यादा क्राउडिंग कर देंगे। अगर क्राउडिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगी? मास्किंग हो जाएगी बेटा, मास्किंग हो जाएगी, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H+ आपके कम आएंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडीन की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो फ्री है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? मास्किंग हो गई बेटा। क्या हो गई? मास्किंग। क्या हो गई? मास्किंग। तो याद रखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H+ मिल सकता हो, लाइक वाटर एंड एल्कोहल, यहाँ पे आयोडीन आपका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब आयोडीन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है उनके कंपाउंड से। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो अदर हैलोजेंस को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन से देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है। देखो,
RCl पे रिएक्शन करानी KBr की, वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा I-, देन Br, देन Cl, देन F-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? Br- है बेटा। Br- क्या करेगा? RCl से Cl को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा? RBr। लेकिन यहीं पे DMSO क्या है? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो क्लोरीन के यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। देख रहे हो सॉल्वेंट बदलते ही चीज़ें कैसे बदल गई। KBr वही था, बस सॉल्वेंट चेंज किया। मैं वाटर से DMSO ले लिया तो रिएक्शन हुई नहीं। ओके, ये है सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ यहाँ तक आपकी SN2 रिएक्शन जितनी डेप्थ में जा सकती है सारी हमने कवर कर ली है। ध्यान रखना स्टेरिक, हिंड्रेंस एंड पार्शियल पॉजिटिव इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसका ऑर्डर लगाने के लिए। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन ऑर्डर पे आ सकता है। ओके, ठीक है, जितना हो सकता था सारा डिटेल में हमने देख लिया। ये कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड का ये नेचर देख लेना आप लोग बेटा एक बार। ओके, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपके कैसे थे? आयनिक थे। और सेम चीज़ यहाँ पे ये आपके कैसे थे? कोवेलेंट। तो NO2 बना और NC बना। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन। देखो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपके कॉम्पिटिशन है बेटा आपस में। ये कब आपका सबस्ट्रेट का डिग्री चेंज हो जाएगा तो वही जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वही आपका एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही फाइन मार्जिन है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1, जिसको क्या बोलते हैं? E1। ओके, देखो हम लोगों ने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमने क्या पढ़ा था? अल्काइल हैलाइड को अगर वाटर में डालेंगे बेटा, क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड को अगर वाटर में डालेंगे और टेम्परेचर एलिवेट नहीं करेंगे तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती थी बेटा। जो हम लोग SN1 में पढ़ के आ रहा है ना, RX में हम लोग वाटर डाल देते थे तो हमारा ROH बन जाता था SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर टेम्परेचर आपने एलिवेट कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दिया, तो यहीं पे SN1 की जगह आपका E1 होने लगेगा बेटा। क्या होने लगेगा? E1। और E1 जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिमोलिकुलर है तो एक ही सबस्ट्रेट पे आपका RX पे ही डिपेंड करेगी रिएक्शन। ओके, देखो होता क्या है, E1 जो है आपकी, इसमें हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड हीट, एंड दूसरा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये 2 एग्जाम्पल आपने सही से समझ लिए तो E1 आपकी खत्म हो गई। होता क्या है, बच्चे को SN1, SN2, E1, E2 में कन्फ्यूजन ही होता रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपके सिलेबस में उतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे E1 में आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बस ये 2 एग्जाम्पल याद रखिए तो आपका E1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें होता क्या है, देखिए वाटर के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो ये एक हेलोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? अल्कीन। अब बनता कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये देखेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रिवर्सिबल है, RDS भी है। क्या बेटा? RDS। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका? हेलोजन निकल जाता है बेटा। क्या निकल जाता है? हेलोजन। ओके, तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर आता है, साइड वाले कार्बन से हीट दे रखा है बेटा। ठीक है, हीट ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। हीट की वजह से क्या होगा? एलिमिनेशन। तो यहाँ पे H+ को लेके चला जाएगा वाटर, तो क्या बनेगा हमारा? अल्कीन। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर E1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। जितना भी अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना पाए रीअरेंज करके वो आपको बना लेना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल है। अब बताओ
RDS आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर दिख रहा हमें, स्टेप 1 में क्लियर दिख रहा है कि RDS हमारा अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा रेट कैसे लिखेंगे, K टाइम्स RX, ठीक है। RX की पावर कितनी 1, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, रिएक्टिविटी डिसाइड होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबिलिटी भी आपकी, रिएक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम लोग कैसे देखते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर आपका RX 3 डिग्री है बेटा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। तो E1 का रेट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, 3 to 1 डिग्री। अगर आपका अल्काइल हैलाइड ये था तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा एलिमिनेशन के बाद, ये अल्काइल हैलाइड ये था तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अल्काइल हैलाइड ये था प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देख लो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ कितने हैं 6 अल्फा H, यहाँ कितने हैं 3 अल्फा H, यहाँ कितने हैं 0 अल्फा H। जिसकी अल्फा H ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कैसी, ज़्यादा। ओके फाइन। नेक्स्ट देखो, हाँ अल्कीन तो आपने बनाना सीख लिया, लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने हैं आपको, सैडजेब रूल एंड हॉफमैन रूल। सैडजेब क्या बोलता है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनाओ, आप लोग क्या बनाओ, प्रोडक्ट मोर स्टेबल। और हॉफमैन क्या बोलता है आपका, हॉफमैन में बेसिकली आपका स्टेरिक हिंड्रेंस से कंसर्न है और कुछ कुछ केसेस में स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बस इतना सा अगर आप याद कर लेंगे तो ना कभी आप हॉफमैन का प्रोडक्ट गलत करेंगे, ना आप सैडजेब का प्रोडक्ट गलत करेंगे, ठीक है। हॉफमैन में आपको सिर्फ 3 केस याद रखने हैं, वो मैं अभी आगे आपको सक्सेसफुली बताऊंगा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पढ़नी है आपको, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में एलिमिनेशन पढ़ना है और अल्काइल फ्लोराइड का एलिमिनेशन पढ़ना है, ठीक है। ये 3 केसेस आपको हॉफमैन के लिए याद कर लेने, बाकी सभी में आपको सैडजेब प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सैडजेब प्रोडक्ट में क्या, मोर स्टेबल अल्कीन बनाइए आप, वही आपका सैडजेब प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो मोर स्टेबल अल्कीन होगी वो आपकी क्या होगी, सैडजेब प्रोडक्ट, ओके। और हॉफमैन क्या है आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस से, वो अभी मैं बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ओके। देखो वाटर के साथ हीट कर रहे हैं, देखिए अगर सिर्फ वाटर डाला होता, सिर्फ वाटर, तो आपको SN1 करानी है, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंज कराएंगे, देन वाटर का अटैक करा के अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में सिर्फ मैं अगर वाटर डाल देता, क्या डाल देता बेटा, वाटर, सिर्फ वाटर डाल दूँ तो क्या होगा, आप लोग बताओ, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करेगा, H+ निकल जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये तो हो गई हमारी SN1 मैकेनिज्म बेटा। ये क्या है हमारी E1, क्योंकि हीट दे रखा है बेटा, हीट याद रखेंगे, यहाँ SN1 में हीट नहीं देते, SN1 आपकी सिर्फ वाटर या अल्कोहल डालने से हो जाती है, E1 में क्या देंगे, हीट। तो क्या होगा, पहले आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में H+ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका अल्कीन, ठीक है, क्लियर है। और ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा, क्या है, सैडजेब प्रोडक्ट, सैडजेब प्रोडक्ट क्या है, सैडजेब प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन करिए, कैसे होगा, वाटर के साथ हीट दिखाई दे रहा है, SN1 मत करवा देना, E1 करवाएंगे, हीट दिख रहा है तो E1 करवाएंगे, बहुत ही फाइन मार्जिन है, उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो E1 कराने के लिए क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंज होके कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा, देन नेक्स्ट आपका अल्कीन कैसा बनेगा, मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है बेटा, तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। कोई ये वाला बना देंगे, ये वाला बना देंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 2 4 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल कौन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो ये वाली नहीं बनेगी, ठीक है, ये वाली बनेगी। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, सैडजेब प्रोडक्ट, ठीक है।
नाउ सेकंड एग्जाम्पल, E1 का आपका सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखने आपको E1 में। दूसरा एग्जाम्पल आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम कैसे आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैं पीछे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में बताया था मैंने आपको कि कंसनट्रेटेड H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वहाँ मैंने अल्कोहल के ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला था और कार्बोकेटाइन जनरेट किया था जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था ये चीज़। यहीं पे आप कंसनट्रेटेड H3PO4 भी ले सकते हैं या एसिड के साथ हीटिंग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्रिटिकल है बेटा, थोड़ा टेम्परेचर का यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक और आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसोसिएटेड है यहाँ पे। अगर आप टेम्परेचर 140 डिग्री तक रखते हैं, कितना 140 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, तो आपका क्या होता है, सब्सटीट्यूशन। अगर आप टेम्परेचर कैसा रख लेते हैं 170 डिग्री, तो क्या हो जाता है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये 2 टेम्परेचर याद रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, देखो होता क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल लें, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है, और ध्यान रखना बेटा अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो 170 डिग्री वाला ही मानते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री पे मानेंगे और एलिमिनेशन करवाएंगे। टेम्परेचर जब मेंशन करें 140 डिग्री, तभी आपको सब्सटीट्यूशन करवाना है। अब वो सब्सटीट्यूशन कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो CH3 CH2OH। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला है, कितने पे 170 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका ये बन जाएगा इथिन 170 डिग्री पे। लेकिन वहीं अगर दूसरे हैंड पे अगर मैं आपको 140 डिग्री पे डाल दूं बेटा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं और H2SO4 ले लूं, तो क्या बनेगा, पहले तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे आके हमारा H+ आके इस पे अटैक करेगा, वो वाटर निकल जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा बेटा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में H+ निकल जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा आपका ईथर। NCERT में दिया है बेटा, हाईलाइटेड, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर 140 डिग्री ले रहे हैं, देखो ध्यान रखो टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ भी होगा वहाँ आपकी एलिमिनेशन फेवर होगी। तो टेम्परेचर अगर 2 का ऑप्शन मिल रहा हो आपको 140 और 170, तो 140 पे आप करवाना है सब्सटीट्यूशन और 180 पे करवाना आप 170 पे करवाना आप एलिमिनेशन। तो देखो 170 डिग्री पे क्या हुआ है, एलिमिनेशन, और 140 पे क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन। 140 पे क्या बना हमारा ईथर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर जब मेंशन ना हो तो मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को हाईली हीटेड मानना 170 डिग्री। तो क्या बनेगा हमारा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, देख लो ये कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रीअरेंज होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से एक मिथाइल यहाँ गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था बेटा वो निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये हाइड्रोजन बेस लेके चला जाएगा, बेस का होगा HSO4-। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अल्कीन, ये अल्कीन बन जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में। क्लियर, बना लेंगे, फाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ कैसे करेंगे। एसिड भी पड़ा हुआ है, हीट भी पड़ी हुई है। ठीक है, और एल्कोहल है, तो क्या कराएंगे हम लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दिमाग में आ जानी चाहिए, हीटिंग जहाँ पे दिख रही ना आपको, वहाँ पे आपको दिमाग में एलिमिनेशन चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हमें 170 डिग्री ही मानना है। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। क्या इस कार्बोकेटाइन को आप शिफ्ट करा सकते हो, रीअरेंज करा सकते हो मोर स्टेबल में,
देखो मेरे हिसाब से तो नहीं करा सकते, आप बताओ क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे शिफ्ट करा दो, यहाँ पे करा दो, फिर नेक्स्ट में मिथाइल शिफ्ट करा दो और फिर अल्कीन बना दो, ये वाली अल्कीन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे गलती क्या हो रही बेटा, यहाँ पे चेक करो इस कार्बन के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब चेक करो जरा इस पर, सिर्फ ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या मोर स्टेबल से कभी लेस स्टेबल की तरफ रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रीअरेंजमेंट गलत है बेटा, क्या है, गलत है रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, अल्कीन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, अल्कीन। तो अल्कीन बताओ आप कौन सी बनेगी, अल्कीन भी 2 पॉसिबल है अल्कीन। ये अल्कीन बनाऊं मैं या ये वाली बनाऊं, बताओ आप। जो मोर स्टेबल अल्कीन होगी वही बनेगी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 2 अल्फा एच, यहाँ पे कितने हैं, 4 अल्फा एच। तो ये वाली नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, बना लेंगे। और ये क्या होगा आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट, क्या होगा, सेट-जेफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। कैसे होगा बताओ मुझे करके। इसकी वीडियो पॉज करो पहले। करा? अब मेरे साथ चेक करना तुमने क्या किया। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, वाटर निकलेगा, H+ आएगा, इससे जुड़ जाएगा और वाटर निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या निकल गया, वाटर, ये कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट बेटा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो गए, 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन। अभी बताओ क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है, सोचो सोचो। बिल्कुल हो सकता है बेटा, रिंग के बाहर निकल जाएगा कार्बोकेटायन। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 6 6 7 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब बताओ जरा, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन। क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो क्या होगा, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप कैसी होगी, जैसा लिखा होता वैसा ही बना देना बिल्कुल। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं बेटा। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये 2 मिथाइल आ जाएंगे। ओके, क्या अभी भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग पॉसिबल है? डेफिनेटली 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ निकल जाएगा जो यहाँ पे होगा। तो क्या बन जाएगा, फाइनली हमारी अल्कीन बन के तैयार हो जाएगी बेटा। ये बन गई अल्कीन। ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया। कितने बार रीअरेंजमेंट हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हो गई। पहले वाटर मॉलिक्यूल निकला, कार्बोकेटायन बना, शिफ्टिंग हुई उसकी 2-3 बार, फिर रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर मिथाइल शिफ्ट हुआ, देन आपका H+ निकला और अल्कीन बना। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपकी E1 खत्म होती है। अब E1 की समरी क्या है, देखो E1 सिर्फ 2 एग्जाम्पल के साथ खत्म हो जाती है बेटा। मैं आपको जब से बता रहा हूँ, E1 आपकी सिर्फ 2 एग्जाम्पल के साथ खत्म हो जाती है। पहला है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एल्कोहल एट हाई टेम्परेचर। पहला है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो डिहाइड्रो हेलो। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या एल्कोहल एट हाई टेम्परेचर। कितने पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है जो अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर वाली बात याद रखेंगे बेटा, टेम्परेचर इम्पोर्टेंस। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा बेटा, एनसीईआरटी में भर भर के लिखा है इसके बारे में, ठीक है। 170 डिग्री और 140 डिग्री, 170 पे एलिमिनेशन, 140 पे सब्सटीट्यूशन एल्कोहल का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तो होगी आपकी E1 खत्म। E1 के हमने एग्जाम्पल देख लिए, बस ये 2 एग्जाम्पल कभी भी आपके आ जाएं तो E1 करवा देना है, ठीक है। और E1 SN1 से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ E2 में क्या होगा, E2 आपकी क्या होती है, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है इसका ऑर्डर कैसा होगा, 2। इसमें आपका बेस भी रिस्पॉन्सिबल होगा और आपका अल्काइल हैलाइड भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसको एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसको ये भी बताऊंगा क्या क्यों एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसका बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2। देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हमने E1 में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वाटर डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना, मतलब खींच लेना है। बेस क्या करता है, बेस को क्या जरूरत है, बेस को हाइड्रोजन H+ की जरूरत है। बेस कौन होते हैं आप बताओ, जैसे NH3 को हम लोग बेस बोलते हैं। क्यों बेस बोलते हैं, क्योंकि उसके पास लोन पेयर वो H+ को डोनेट कर सकता है, इसीलिए तो उसको बेस बोलते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो किसी कंपाउंड से H+ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे एलिमिनेशन करवाते हैं E2, ठीक है। जबरदस्ती निकालते हैं, इंतजार नहीं करते हैं कि हैलोजन निकलेगा देन H+ निकालेंगे, नहीं, वो साथ ही साथ हैलोजन निकल भी रहा होता है और वो बेस आपका हाइड्रोजन निकाल लेते हैं साथ में, ठीक है। देखिए क्या होता है, NaNH2 या एल्कोहलिक KOH आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ NaNH2 और NaOH में आपका NaNH2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। तो होता क्या है, जनरल आउटलाइन तो ये है, देखो मैकेनिज्म में ये होता है बेटा, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH में जो बेस होता है बेटा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये H+ निकालने का फेवर करता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, RDS। अब RDS में देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका एल्कोहलिक KOH यानी बेस आपका इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड ये भी इन्वॉल्व है। तो जो जो इन्वॉल्व है उस सब का पावर ऐड हो जाएगा ऑर्डर निकालने के लिए। तो RX की पावर 1, बेस की पावर 1, तो ऑर्डर कितना आएगा 2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा एक साथ, ये देखो ये हैलोजन निकल भी रहा होता है, ऑन द सेम साइड RO- आपका H हाइड्रोजन को भी निकाल रहा होता है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस साथ हो रही होती है। और देखो अल्फा बीटा क्यों बोलते हैं, जो हैलोजन है आपका, देखो जो हैलोजन से अटैच डायरेक्टली कार्बन क्या होगा, अल्फा, अल्फा के बाजू वाला क्या होगा, बीटा। तो अल्फा से हैलोजन निकल रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अल्फा और बीटा से निकल रहा, तो क्या बोलेंगे इसको, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो जब बेस आता है RO-, ये H ऑपोजिट साइड से निकालता है, जिस तरफ आपका हैलोजन है उसकी ऑपोजिट साइड से H निकालता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एलिमिनेशन। इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, कब आपका सिस अल्कीन बनेगा, कब ट्रांस अल्कीन बनेगा, वो भी हम लोग फर्दर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे, कब आपका सिस अल्कीन बनेगा, कब आपका ट्रांस अल्कीन बनेगा, ओके। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बेस आपका हाइड्रोजन निकाल देगा, ये हैलोजन आपका निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अल्कीन बेटा, क्या बन जाएगा, अल्कीन, ओके। रेट क्या होगा आपका, K टाइम्स RX इंटू बेस। ये समझ में आ गया आपका रेट क्यों डिपेंड कर रहा है बेस पे, क्योंकि बेस भी आपका साथ साथ हाइड्रोजन निकाल रहा है, बेस का भी कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट बनाने में। नेक्स्ट इसमें देखो E1 में कार्बोकेटाइन बनाता, SN1 में कार्बोकेटाइन बनाता, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनाया। तो जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट होगा, जहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो नो रीअरेंजमेंट बेटा, इंपॉर्टेंट, नो रीअरेंजमेंट।
अब देखो रिएक्टिविटी फॉर E2 किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। जैसे कि हमारी SN1 E1 की रिएक्टिविटी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही थी, वैसे ही हमारी E2 की रिएक्टिविटी भी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे, एक्सेप्ट हॉफमैन केसेस। हॉफमैन के जो केसेस हैं वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट को फेवर करते हैं, समझ रहे हो। मोस्टली अगर बोलें तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट को फेवर करते हैं हॉफमैन के, ठीक है, हॉफमैन के केसेस। नाउ अगर ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर इसका एलिमिनेशन होगा तो ये अल्किन बनेगा, ये इसमें ये वाला अल्किन बनेगा, उसमें ये वाला अल्किन बनेगा। अल्फा आइटम कितने होंगे 6 3 0। तो बताओ आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर रिएक्टिविटी कैसा आएगा 3 to 1 डिग्री, ओके। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इतने सारे ऑर्डर करवा दिए, अल्काइल हैलाइड के याद कैसे करें। तो याद रखेंगे सिर्फ बेटा SN2 में, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, SN1 SN2 E1 E2, यहाँ पे भी 3 2 1 चलता है, यहाँ पे भी 3 2 1 चलता है, यहाँ पे भी 3 2 1 चलता है बेटा। सिर्फ SN2 रिएक्शन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बस ये इतना सा याद रखो रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, चारों ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे 1 2 3 डिग्री आपकी रिएक्टिविटी किसके लिए सही है। तो E1 E2 SN1 SN2, तो आपका आंसर क्या जाएगा SN2। SN2 में हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और सभी में इन दोनों हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेटा, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। और इसमें बेटा किस पे डिपेंड करती है बताओ, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बेटा, ओके क्लियर है। अब तो कहीं डाउट नहीं होगा SN1 SN2 E1 E2 कहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या है, अब बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक NaNH2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहलिक QH आपका स्ट्रॉन्ग फेवर्स E2, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कुछ अल्कोहलिक QH का, ओके। नाउ अब बताओ अल्कोहलिक QH लिखा है तो क्या कराओगे आप लोग, E2 कराओगे, ठीक है। E2 में भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे, क्या बनाओगे मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, बताओ। इसमें कितने अल्फा हैं बेटा, बताओ 9 अल्फा। इसमें कितने अल्फा हैं 1 अल्फा, तो ये वाला नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका यही होगा। अब देखो जब आपका बेस जो आपका H+ निकालने वाला है RO- है बेटा, RO- आपका जब बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, तब क्या करता है ये आपका ठीक है। जब आपका RO- बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है तो करता क्या है, ये आपके क्लोज जो जहाँ से आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है वहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पाता है। तो ये कोशिश करता है कि जहाँ से हिंड्रेंस कम हो वहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले। तो ऐसे केसेस में जब भी आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आएगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ आएगा, तो आपको लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना बेटा। ये बहुत ज़्यादा हिंडर्ड बेस है, कैसा है बेटा हिंडर्ड, ये हिंडर्ड बेस है, क्या है बेटा ये हिंडर्ड बेस। तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है बेटा, क्या बनाता है हॉफमैन। अभी मैंने हॉफमैन के 3 केसेस बताए थे आपको, टर्सरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग, आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और आपका अल्काइल फ्लोराइड का एलिमिनेशन। ये 3 केसेस है जहाँ पे आपको हॉफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना बेटा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस की वजह से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। अभी आगे जो आपका सब्सिक्वेंट लेक्चर आएंगे वहाँ पे इसकी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब देखो अगर अल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या बनेगा आपका, देखो अल्कोहलिक KOH डालने पे आपको ध्यान नहीं देना है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होगा कि नहीं होगा,
तब आपको नॉर्मली अल्कोहलिक KOH के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। जब भी वो आपसे हॉफमैन प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा होगा तब आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिख के देगा। तो अल्कोहलिक KOH के साथ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, ठीक है। वाटर के साथ हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट देन प्रोडक्ट। तो पहले क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले कार्बोकेटाइन देन रीअरेंजमेंट देन आपका एलिमिनेशन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है। सेम बन गए लेकिन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। ये E2 से बना है बेटा, ये E1 से बना है, ठीक। एक्वस KOH क्या करवाता है, एक्वस KOH आपका क्या करवाता है, SN2। तो SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, जहाँ से हेलोजन था वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ये क्या फेवर कर रहा है, SN2। वाटर अकेला डला होगा, हीटिंग नहीं होगी तो SN1। SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा बेटा, ये कार्बोकेटाइन बना, देन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, देन वाटर अटैक करेगा बेटा, H2O, अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारी क्या है, SN1। और लास्ट क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेटा। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या करता है, हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट फेवर करता है। वो हिंडर्ड साइड की तरफ जा ही नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादा हिंड्रेंस, ऑलरेडी खुद ही हिंडर्ड बेस है, तो दूसरी हिंडर्ड साइड की तरफ से एडोन कैसे निकालेगा। तो ये क्या बनाएगा बेटा आपका, ये वाली एल्कीन बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो देखो आपका ऑलमोस्ट E1, E2, SN1, SN2 और हॉफमैन प्रोडक्ट सब कुछ इसमें कंसाइज हो गया बेटा। तो ये वाली रिएक्शंस अगर आप समझ के पढ़ते रहोगे, यहाँ पे कंसेप्ट आप क्लियर करते रहोगे, तो ऑलमोस्ट आपका जो इतना सारा बल्क है ये खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और पोर्शन बच रहा है आपका, जो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी और क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, जो आपका फर्दर लेक्चर्स में आएगा अभी। नाउ इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन भी निकालना जरूरी है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, हाइड्रोजन भी तो यहीं पे है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा, बना लेंगे, क्लियर। नाउ अब देखो बेटा, जो फ्लोरीन होता है ना बेटा, अल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं, ये बहुत ही बेकार लीविंग ग्रुप होते हैं बेटा। ये जो बैड लीविंग ग्रुप है, ये क्या है, बैड लीविंग ग्रुप। क्या है ये, बैड लीविंग ग्रुप। तो जो आपका एल्कोहलिक KOH डला है, ये अपनी एक्टिविटी पहले कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, H+ निकाल देता है। तो ये बताओ आप लोग सोच के, अगर सबस्ट्रेट से H+ निकाल देंगे तो सबस्ट्रेट में क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा। तो आप बताना, अगर एल्कोहलिक KOH आपका नेगेटिव चार्ज निकाल रहा तो कहाँ से निकाले, बताओ जरा। ये दो हैं आपके पास, ये अगर A है तो ये B है। आप बताओ A ज़्यादा स्टेबल है कि B ज़्यादा स्टेबल, बताओ। डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, उस पर +I कोई ना लगाए, क्या ना लगाए, +I। तो यहाँ पे देखो +I लग रहा है बेटा, तो क्या है, +I उसकी स्टेबिलिटी कम करता है, तो लेस स्टेबल है, तो ये वाला नहीं बनेगा। नेगेटिव चार्ज जितना अल्काइल रेडिकल के किनारे पे हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना बीच में उतना अच्छा होता है, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में फ्लोरीन निकलता है बेटा। क्या निकलता है, फ्लोरीन निकलेगा। तो फ्लोरीन निकलता ही नेगेटिव पॉजिटिव अपना बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, ये वाली एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट। क्या लेस स्टेबल एल्कीन दिख रही है, अकॉर्डिंग टू अगर आप कंसेप्ट लगाएं, मेजर प्रोडक्ट आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म इसको फेवर नहीं कर रही है चीज़। फ्लोरीन जो है आपका बैड लीविंग ग्रुप है, तो इसके वजह से आपका एल्कोहलिक KOH को अपना काम पहले करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पहले जनरेट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट करना है तो ऐसी जगह जनरेट करेंगे ना जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये स्टेबल यहाँ ज़्यादा है। अब इसकी मैकेनिज्म की वजह से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। तो ये इसकी मैकेनिज्म की वजह से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। यही मैं बता रहा था आपको कि हॉफमैन का केस है लेस स्टेबल। यहाँ देखो
इसमें भी क्या है, हॉफमैन के केस में लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल। क्लियर है। अब नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ध्यान रखना, अल्काइल फ्लोराइड में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है हमें। नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा वहाँ पे आपको बनाना है, देन आपको एलिमिनेशन कराना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये करेंगे। और कमेंट सेक्शन में इसका IUPAC अगर नाम कर सकते हैं आप लोग तो कमेंट सेक्शन में IUPAC नाम बताइए। अगर IUPAC नेमिंग लिखना नहीं आ रहा है आपको तो इसकी फ़ोटो नीटेरो बोर्ड को या हमारे support@nitero.com पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम पर्सनली एक एक फ़ोटो को रिव्यू करेंगे कि आप लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी ध्यान देना है आपको कि लेस स्टेबल मोर स्टेबल इज डिफरेंट थिंग। जो आपकी मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग चलिए आप लोग कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, वहीं बनेगा पहले नेगेटिव लास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका E2 तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो आपका 3D कंसेप्ट है इसका एलिमिनेशन का, कब सेस अल्कीन बनेगा, कब ट्रांस अल्कीन बनेगा, ये रह रहा है जो हम अभी फर्दर लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कब आपको एलिमिनेशन करवाना है, कब आपको सब्सटीट्यूशन करवाना है। हालांकि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ बहुत ही डिमार्केटेड है, SN1 SN2 कब हो रहा होगा, E1 E2 कब हो रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्लियरेंस मिलेगी कि कब आपको एलिमिनेशन करवाना है, कब सब्सटीट्यूशन करवाना है। जो बहुत फाइन मार्जिन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।